हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज से हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज ये पहला सेट होगा। ठीक है, और ऐसे ही हम करते करते धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे के प्रैक्टिस सेट लेते रहेंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आगामी उत्तर प्रदेश की परीक्षा, जो आपकी पूरे पूरे 53,000 से ज़्यादा पदों पर लगी हुई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन जो प्रैक्टिस सेट 1 है। ठीक है, इस श्रृंखला को हम आगे ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, और आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। सामान्य अध्ययन का ये प्रैक्टिस सेट रहेगा जिसमें आपके 37 प्रश्न आपके जीएस सेक्शन से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 37 प्रश्न आपके जीएस सेक्शन से पूछे जाते हैं। ठीक है, मेरा विश्वास रहेगा कि आप अगर इन सेशन को करते हैं, अच्छे से करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो बिना टाइम को गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हड़प्पा का सामाजिक व्यवस्था थी, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी। तो आपको बता दें कि हड़प्पा की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, समतावादी थी। कैसी थी, समतावादी थी। तो समतावादी व्यवस्था का आधार इस वजह से कहा जाता है कि इसको कि वहां पर आपको निम्न वर्ग भी मिला है, आपको वहां पर उच्च वर्ग भी मिला है। ठीक है, तो निम्न वर्ग और उच्च वर्ग दोनों मिले हैं, लेकिन इन दोनों के मध्य में कोई भेदभाव नहीं था। क्या नहीं था, तो कोई भेदभाव के साक्ष्य नहीं मिले हैं, है ना। तो निम्न वर्ग भी मिला है, उच्च वर्ग भी मिला है। इन दोनों में विभाजन जरूर था, इन दोनों में विभाजन जरूर था कि ये उच्च वर्ग है, ये निम्न वर्ग है, लेकिन इन दोनों के मध्य आपस में कोई भेदभाव नहीं था। ठीक है, तो हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, तो समतावादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है। तो आपको बता दें कि कौन सा होगा, घोड़े बलिदान के लिए उन्हें जाना जाता था, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, गाय पवित्र पशु थी, बिल्कुल नहीं, इनके यहाँ पर नहीं थी। ये उत्तर वैदिक काल में जाकर के गाय को पवित्र माना जाएगा। आपका इसका जो क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशुपति उनके द्वारा पूजे जाते थे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें प्राप्त हुई हैं, जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उनसे आपके पशुपतिनाथ की क्या हुई है, चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, पशुपतिनाथ को ये आज के रूप में, आज कहते हैं शिव का ये आदि रूप थे। ठीक है, तो पशुपतिनाथ को ये पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह युद्ध जो भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना में सहायक हुआ था, सहायक सिद्ध हुआ था भारत में मुस्लिम स्थापना के, तो कह सकते हो कि वो कौन सा युद्ध था, आपका तराइन का दूसरा युद्ध। जब कब हुआ था, कब हुआ था ये 1192 में, कब हुआ था 1192 में। तो तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1192 में। तराइन का पहला युद्ध की बात करोगे तो मोहम्मद गौरी जो आपका मध्य एशिया से आया था, मोहम्मद गौरी जो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से आया था, और इससे लड़ा था आपका पृथ्वीराज चौहान। कौन लड़ा था, तो पृथ्वीराज चौहान। यह युद्ध हुआ था आपका 1191 में। तो ये पहला तराइन का युद्ध था जिसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से लड़ा और पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पहले तराइन के युद्ध में हरा दिया। ठीक है, वहीं दूसरा तराइन का युद्ध हुआ 1192 में, जिसमें तराइन के युद्ध, द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। क्या हुई, पृथ्वीराज की पराजय हुई। माफ कीजिएगा, पृथ्वीराज को पराजित कर दिया गया मोहम्मद गौरी के द्वारा। ठीक है, वहीं आगे चल करके 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने, यहाँ का एक गढ़वाल वंश का शासक था जिसका नाम था जयचंद, क्या नाम था, जयचंद, उसको भी पराजित किया। ठीक है, तो चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य, जिसमें जो कौन सा युद्ध था, चंदावर का, जिसमें जयचंद को हरा दिया गया, किसके द्वारा, मोहम्मद गौरी के द्वारा। ठीक है, इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल वक्ष की उपाधि किस शासक को दी गई थी। तो लाल वक्ष की जो उपाधि थी वो आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप जान लीजिएगा, ये मोहम्मद गौरी का दास था। किसका, मोहम्मद गौरी का दास था। और यही आकर के 1206 में दिल्ली सल्तनत पर ये जो नींव डालता है आपके गुलाम वंश की, किस वंश की, गुलाम वंश की। ठीक है, तो गुलाम वंश की नींव डालने वाला भारत में कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ये कौन था, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जो वही मोहम्मद गौरी जिसने 1192 और 1191 के तराइन के युद्ध लड़े, जिसमें 1200 में इसकी जीत होती है और 94 में
1194 में किसका युद्ध लड़ा? आपका चंदावर का युद्ध लड़ा, उसमें भी ये जीत जाता है। और 1206 में फाइनली कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत पर पहले वंश की स्थापना करता है जिसे गुलाम वंश कहा जाता है, और इसी को लाल वक्स के नाम की उपाधि दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक और बात जान लो, इसको कुरान खां कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसको कुरान खां कहा जाता था। कुरान खां इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसको जो पूरी कुरान थी वो मुंह जवानी याद थी। ठीक है, एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के गिरफ्तार होने के पश्चात निम्न में से किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? किसका? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। तो आपको बता दें, अब अब्बास तैयब जी ने गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद जो नमक सत्याग्रह उन्होंने चलाया था उसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये कहां से बिलोंग करते थे? ये आपके गुजरात से बिलोंग करते हैं। ये कहां से बिलोंग करते थे? गुजरात से। इनको गुजरात का वयोवृद्ध कहा जाता था, वयोवृद्ध पितामह कहा जाता था। क्या कहा जाता था इनको? तो गुजरात का वयोवृद्ध पितामह का की उपाधि के नाम इनको उपाधि दी गई थी। वयोवृद्ध पितामह किसको कहा जाता था? अब्बास तैयब जी को। ठीक है, अब्बास तैयब जी को क्या कहा जाता था? तो वयोवृद्ध पितामह कहा जाता था गुजरात का। कहां का? गुजरात का। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया? किसका किया गया? पूर्ण स्वराज का। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो घोषित किया गया था आपका लाहौर अधिवेशन में। किसमें? लाहौर अधिवेशन में। तो आपको बता दें कि 1929 को लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा झंडा फहराकर और आपका 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया पहला स्वतंत्रता दिवस। क्या घोषित किया गया? पहला स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया, यानी कि हम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 से मनाएंगे। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की मांग कब करी गई? लाहौर अधिवेशन में। कब की गई? दिसंबर 1929 में, और 26 जनवरी 1930 से पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। वहीं स्वराज की बात करोगे, ये पूर्ण स्वराज था। ठीक है, वहीं स्वराज की बात करोगे तो 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जहां मांग की थी आपकी दादा भाई नौरोजी ने। किन्होंने मांग की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने क्या किसकी मांग कर दी थी? आपकी स्वराज की। और वहीं पूर्ण स्वराज की मांग की थी आपकी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इतनी बातें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो बारदौली सत्याग्रह के नेता थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार की उपाधि यहीं से इनको मिली थी। ठीक है, 1928 में बारदौली में जो आपका टैक्स को लेकर के था, यानी कि कर को लेकर के था, यानी कि लगान को लेकर के किसानों ने क्या किया था? यहाँ पर सत्याग्रह किया था, आंदोलन किया था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और यहाँ की औरतों ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार कह करके पुकारा था, और यहीं से इनका नाम पड़ गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में शामिल है, संसद में कौन कौन शामिल है? तो आपका राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है, और आपका राज्यसभा होता है। तो संसद के 3 अभिन्न अंग हैं। वहीं संसद की बात करें तो जो आपका संविधान का अनुच्छेद 79 है या 79 है, यह संसद के गठन के बारे में प्रावधान करता है। वहीं लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के बारे में आपका 81 बताता है। वहीं राज्यसभा के गठन की बात करें तो आपका आर्टिकल 80 बताता है, और 79 आपका संसद के बारे में बताता है। वहीं राष्ट्रपति की बात करें तो आपका आर्टिकल 53 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, इतनी बातें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है भारतीय संसद की? कि इसमें राष्ट्रपति शामिल होता है। इसमें कौन शामिल होता है? तो आपका राष्ट्रपति शामिल होता है। वहीं संघीय संसदीय व्यवस्था में आपको बता दें कि राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर शामिल होते हैं। ठीक है, इसकी यही एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? तो आपको बता दें कि 1609 में आपका गैलीलियो ने अपनी दूरबीन के द्वारा किसको देखा था? तो आकाश गंगाओं को देखा था। किसको देखा था? आकाश गंगाओं को। किसने देखा था? गैलीलियो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व के भूगोल के संस्थापक कौन है? विश्व के भूगोल का संस्थापक है आपका इरेटोस्थनीज, एक यूनानी क्या थे? भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, तो भूगोलवेत्ता थे इरेटोस्थनीज यूनानी। तो इनको क्या कहा जाता है? भूगोल का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। पहले पर राजस्थान हो जाएगा, दूसरे पर आपका एमपी हो जाएगा, तीसरे पर आपका महाराष्ट्र हो जाता है और चौथे पर आपका यूपी हो जाता है। ठीक है, तो किस नंबर पर है यूपी क्षेत्रफल की दृष्टि से? चौथे नंबर पर। और जनसंख्या की दृष्टि से किस नंबर पर है? पहले पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा हो जाएगा। और वहीं दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा? सिक्किम आ जाएगा। और तीसरे नंबर पर आपका नागालैंड आ जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। वहीं अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखोगे तो सबसे पहला कौन सा होगा? तो सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण है? व्यष्टि, व्यष्टि की बात करें हम, व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं जब हम एक इकाई का अध्ययन करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर इकाई की बात करते हैं। और जब हम समग्र भाग की बात करते हैं या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उसको हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय ये किसी देश की निकाली जाती है। भारत में महंगाई किसी देश की, भारत में शिक्षित बेरोजगारी किसी देश का एक समष्टि के अध्ययन अंतर्गत आ जाएगा। जबकि टिस्को एक कंपनी है, इसकी बिक्री का अध्ययन किस में आ जाएगा? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। मैंने बताया कि एक इकाई का, जब एक इकाई का हम पर्टिकुलर अध्ययन करते हैं तो वो किस क्षेत्र में आता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वितरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वितरण का सिद्धांत आपका आय और धन के वितरण में समानता से संबंधित है। आय और धन में वितरण में समानता होनी चाहिए, यही कहता है वितरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में पूंजी उद्योग का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो आपको बता दें कि स्टील उद्योग है। ठीक है, स्टील उद्योग लगाने के लिए आपको भरपूर पूंजी की आवश्यकता होगी, भरपूर पूंजी की आवश्यकता होगी, भरपूर संसाधन जुटाने होंगे, भरपूर आपको मशीनें लगानी होंगी, बड़ी बड़ी मशीनें लगानी होंगी। ठीक है, तो पूंजी उद्योग का सबसे अच्छा उदाहरण माना जा सकता है आपका स्टील उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरकार द्वारा प्रतिबंधों एवं बाधाओं के उन्मूलन को क्या कहते हैं? तो यानी कि सरकार के द्वारा अगर प्रतिबंध और बाधाएं हटा दी गई हैं तो उनको कहते हैं उदारीकरण। उस चीज को क्या कहते हैं? उदारीकरण। ठीक है, किसी भी चीज में अगर तुम किसी भी चीज में सरकार के द्वारा निवेशकों के लिए अगर मतलब कह सकते हो कि आप प्रतिबंधों को हटा दिया जाता है, निवेशकों पर लगने वाले जो भी प्रतिबंध होते हैं या जो भी कागजात होते हैं उनको अगर कम कर दिया जाए तो उस चीज को क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेरा प्लांटेनम नामक किताब किसने लिखी है? तो ये आपकी लीनियस ने लिखी है। किसने लिखी है? लीनियस ने। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये एक स्वीडिश क्या है? स्वीडिश एक आपके वनस्पतियों के कह सकते हो वैज्ञानिक हैं। ठीक है, स्वीडिश वैज्ञानिक हैं ये लीनियस। इन्होंने क्या लिखा था? जेनेरा प्लांटेनम। ठीक है, जो जेनेरा प्लांटेनम है इसमें तमाम तरह की वनस्पतियों का इन्होंने वर्गीकरण किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपका कलकत्ता में है। ठीक है, आपको बता दें वन मंत्रालय के अधीन ये आता है। ठीक है, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसमें तमाम तरह की जो भी वनस्पति होती है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पादप और जंतु आपस में कैसे भिन्न होते हैं? तो पादप और जंतु आपके एक तो होते हैं स्थानीय वृद्धि के आधार पर, दूसरा होता है आपका कोशिका भित्ति के आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पर। ठीक है, तो आपको बता दें कि जंतु, और तीसरा होता है आपका 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 लवक के आधार पर। ठीक है, हरित लवक के आधार पर। किस आधार पर? हरित लवक के आधार पर। तो दोनों ही जंतु और पादप कोशिकाएं यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं। कैसी हैं? यूकेरियोटिक कोशिकाएं, बहुकोशिकीय कोशिकाएं हैं, यूकेरियोटिक कोशिका हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय कोशिकाएं हैं। इनमें तीन आधारों पर अंतर किया जा सकता है, एक तो स्थानीय वृद्धि, कोशिका भित्ति और हरित लवक। ये तीनों ही स्थानीय वृद्धि, कोशिका भित्ति और आपका हरित लवक, तीनों ही आपका जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इन आधारों पर हम जंतु और पादप कोशिका को आपस में अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करना था भारत में। ठीक है, महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद पर पहुंचने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो पहला था आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग। पहला कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और दूसरा कौन था? तो दूसरा व्यक्ति था जो चांद पर कदम रखा था इसने, बज एल्ड्रिन ने। ये भी अमेरिका के थे। ये कहाँ के थे? अमेरिका के। और ये भी कहाँ के थे? ये भी अमेरिका के। कब रखा था? 1969 में। कब रखा था? 1969 में। ठीक है, बज एल्ड्रिन। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पहला व्यक्ति जिसने बाह्य अंतरिक्ष में भ्रमण किया था, तो वो हो जाएंगे आपके एलेक्सी लेनोव। कौन हो जाएंगे? एलेक्सी लेनोव। तो 1965 में इन्होंने बाह्य अंतरिक्ष में भ्रमण किया था, यानी कि अंतरिक्ष में निकल करके, अंतरिक्ष यान से निकल करके बाह्य अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाले पहले व्यक्ति बन गए एलेक्सी लेनोव। और कब किया था? 1965 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया में किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपकी बता दें कि श्रीमावो भंडार नायके। श्रीमावो भंडार नायके 1960 के दशक में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ दुनिया की पहली ऐसी महिला प्रधानमंत्री बनी जो किसी देश की महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, तो श्रीलंका की बनी थी 1960 के दशक में। कौन बनी थी? श्रीमावो भंडार नायके। ठीक है, आशा करता हूं कि ये मिक्स जो आपका मिक्स एक प्रैक्टिस सेट मैंने तैयार किया है और इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा आपका जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तो सामान्य अध्ययन की महाअभ्यास प्रश्नोत्तरी प्रैक्टिस सेट था ये। ऐसे ही हम इसमें प्रैक्टिस सेट जोड़ते रहेंगे और आपकी तैयारी को सुगम बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये सेट पसंद आया होगा। ठीक है, तो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग तो मतलब इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।